हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आप लोगों को क्लास 12वीं का एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन हेल्थ, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू में पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है? शहरी नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में कहाँ बनाई गई? तो सहेली एक मुख के द्वारा ली जाने वाली ओरल पिल्स है, जो कि साप्ताहिक गोली है, वीकली पिल्स है, जिसे मुख द्वारा लिया जाता है। इसका उपयोग गर्भ निरोधक के लिए किया जाता है। तो वह भारत में कहाँ बनाई गई? या भारत में लखनऊ में CDRI के द्वारा बनाई गई। CDR क्या है? CDR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके द्वारा लखनऊ में गर्भ निरोधक की गोली सहेली बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सगर्भता चिकित्सीय समापन को मान्यता मिली। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मान्यता कब मिली? तो इसे मान्यता मिली है 1971 में, 1971 में इसे मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औषधि रहित IUD निम्न में से है? कॉपर टी, कॉपर 7 प्रोजेस्ट्रस, ये जबकि ये औषधि युक्त है। औषधि रहित IUD इसमें से है लिपेस लूप। लिपेस लूप एक औषधि रहित IUD है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस नाम से प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यह रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ के नाम से आगे देखते हैं। परिवार नियोजन कल्याण की शुरुआत भारत में कब हुई? परिवार नियोजन कल्याण की शुरुआत भारत में 1951 में हुई थी, 1951 में। कल्याण की शुरुआत भारत में 1951 में, 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किससे बनती है? मुख्य मतलब मुख द्वारा ली गई गर्भ निरोधक गोली किससे बनती है? तो वह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन से बनती है। किससे बनती है? प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भ धारण नहीं कर सकती उनमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? तो वह कौन सी तकनीक है? वह तकनीक है ZIFT और IUT। इनका फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और दूसरा IUT का फुल फॉर्म है इंट्रायूरेटाइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पात्र निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो पात्र निषेचन या IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा 16 से अधिक कोरक खंडों को भ्रूण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो कहाँ पे किया जाता है? उन्हें गर्भाशय, यूट्रस में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MTP को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? उसे 12 सप्ताह तक, 3 महीने या 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। उससे अधिक वह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तांबा मोचक IUD है। तांबा मोचक IUD कौन सी है? तो मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375 है जो तांबा मोचक IUD है। नेक्स्ट देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं? तो एमनियोसेंटेसिस होता है एक, जब कोई महिला गर्भ धारण की होती है तो एक इंजेक्शन के द्वारा उस इंजेक्शन के द्वारा
उसे जो गर्भ होता है उसमें सिरिंज से एक द्रव्य को निकाला जाता है जो इम्नियोसिंथेटिक द्रव्य कहलाता है, जिसका उपयोग क्रोमोसोमल डिजीज के कारण इनके लिए किया जाता है कि इसे कोई गुणसूत्रीय बीमारी या विकार हो। पर भारत में लोग इसका गलत उपचार करते हैं, जिसका इसका उपयोग करके लिंग परीक्षण करते हैं, जो कि यह गलत है। इसका उपयोग केवल गुणसूत्रीय विकारों को जानने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो इसका उपयोग होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के निदान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? गर्भ निरोधक की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है भारत में? तो IUD है। IUD का उपयोग सबसे ज़्यादा गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की विधि को कहा जाता है। तो सहायक तकनीक के द्वारा शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट करने की कौन सी विधि है? वह है ICSI। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिससे स्पर्म को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ICSI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश में प्रजनन रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? 1950 में, 1950 में अपनाया गया था एक स्वस्थ समाज का दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी जनसंख्या में MMR में वृद्धि और MIMR में कमी क्या कहलाती है? किसी भी जनसंख्या में MIR और MMR में वृद्धि और कमी क्या कहलाती है? तो वह नतीजा विकास दर में गिरावट होता है। वह नतीजा या परिणाम किसका होता है? विकास दर में गिरावट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक स्तनपान कराने वाली महिलाएं आमतौर पर किन कारणों से गर्भधारण नहीं कर पाती हैं? अत्यधिक स्तनपान कराने वाली महिलाएं आमतौर पर किस कारण से गर्भधारण नहीं कर पाती? तो गोनेडोट्रोपिन का संदमन। गोनेडोट्रोपिन जो कि प्रोलैक्टिन का स्तर जिसमें बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, तो गोनेडोट्रोपिन का स्रावन वह रोक देता है, जिसके कारण अत्यधिक स्तनपान कराने वाली महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जाए। आपातकालीन गर्भ निरोधक यानी यह बहुत, जैसे अगर किसी बच्चे के साथ रेप की जैसी घटना हो जाती है तो उसका उपयोग किया जाता है ताकि उसके गर्भ में कोई शिशु ना पल पाए, जिसके कारण यह बहुत दुखद घटना होती है जो सहवास के 72 घंटे के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MTP के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए सही विकल्पों में से चुनें। MTP की सलाह आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान दी जाती है। MTP का उपयोग गर्भ निरोधक विधि के रूप में किया जाता है। MTP हमेशा सर्जिकल होते हैं या MTP के लिए योग्य चिकित्सा कर्मियों की सहायता की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। MTP की सलाह आमतौर पर पहली तिमाही के दौरान दी जानी चाहिए और MTP के लिए योग्य चिकित्सा कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नीचे उल्लेखित यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता। एड्स जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है होने के बावजूद भी वह यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। एड्स एक ऐसा रोग है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के बाद भी यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में
से कंडोम सबसे लोकप्रिय गर्भ निरोधक में से एक है। तो किन कारणों में से है एक है, आइए देखते हैं। ये गर्भधान के लिए सबसे प्रभावी बाधाएं हैं। ये सहवास क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये एसटीडी के खतरे को कम करता है। एसटीडी के खतरे को कम करता है, जिससे यौन संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। सभी कारणों के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयोगी है, लोकप्रिय है। आगे देखते हैं। गर्भ निरोधक की रोधक विधियों में पुनः इस्तेमाल योग है। गर्भ निरोधक विधियों में पुनः इस्तेमाल किसका किया जाता है? डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी वाल्ट का इसका उपयोग पुनः किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। हार्मोन मोचक आईयूडी का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन मोचक आईयूडी का मुख्य कार्य है यह गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। यह गर्भाशय में भ्रूण के रोपण को अनुपयुक्त बनाता है, जिससे गर्भाशय में भ्रूण का रोपण नहीं हो पाता है, वह मेंस्ट्रुअल के द्वारा निकल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गर्भ निरोधन की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित है। गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि में सम्मिलित है तो क्या है? वह सम्मिलित है लैक्टेशन अमेनोरिया। लैक्टेशन अमेनोरिया का मतलब अत्यधिक स्तनपान कराना। स्तनपान अर्णतर्व अत्यधिक स्तनपान करवाना, यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ निरोधक विधि के रूप में सही शल्य प्रक्रिया है कौन सी है? तो पुरुष नसबंदी है, जिसमें पुरुषों की शुक्रवाहियों को काट के बांध दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यौन संचारित रोग एसटीडी में शामिल है। एसटीडी या यौन संचारित रोग में क्या शामिल है? तो उसमें शामिल है जननांग दाद और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी व जननांग दाद शामिल है। यह हमारा क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। धन्यवाद।